हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट पार्ट है आपकी जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज का, जिसके अंदर बचे हुए 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसमें बात करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स की, और फिर चैप्टर नंबर 10 आएगा जिसमें बात करेंगे रिटर्न्स की। दो छोटे छोटे माइनर अमेंडमेंट है दोनों चैप्टर्स के अंदर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही माइनर है। फटाफट से देखते हैं और खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है आपका रूल नंबर 87 के अंदर। रूल नंबर 87 बेसिकली क्या कह रहा है कि अमेंडमेंट से रूल नंबर 87 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स प्रिस्क्राइबिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोविजन बताया गया है, वो क्या है उसको देखिए। कह रहा है द सेकंड प्रोविजो ऑफ सब रूल 2 विच गिव एन ऑप्शन टू अ पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है ये, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो होती हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट टू जनरेट चालान थ्रू द बोर्ड्स पेमेंट सिस्टम, नेमली इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हैज बीन ओमिटेड। तो बेसिकली क्या था कि जो सेकंड प्रोविजन है इसके अंदर का एक ऑप्शन दिया जाता था जो कि पुराने हिसाब से है, जो कि पुराने एक्साइज और सर्विस टैक्स जो आपका जब CBEC होता था, जब आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम होता था, उस टाइम पे CBEC के टाइम पे आपको ये एक फैसिलिटी होती थी पेमेंट वगैरह की। तो उस चीज को बेसिकली यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। तो वैसे भी ये यूजफुल नहीं था, तो उसको बस हटाया गया और कुछ खास ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हो गया आपका CBIC और इसका पेमेंट का नजरिया, पेमेंट का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो चालान जनरेट किया जाता था बोर्ड पेमेंट सिस्टम से, और फिर जो फलाना फलाना जो भी चीजें होती थी, वो सारी चीज बेसिकली यहाँ पे हटा दी गई है, ओमिट कर दी गई है। और कुछ खास नहीं, सिंपल सी बात, ना के समान रेलेवेंट था। दूसरा पॉइंट, सब रूल 9 प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 और कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 एंड क्लेम्ड इन फॉर्म GSTR 2 by registered taxable person from whom the said amount was deducted or as the case may be collected shall be credited to his electronic cash ledger in accordance with the provision of Rule 87। अब इस रूल 87 के अंदर बेसिकली GSTR फॉर्म 2 की कुछ बात की गई। अब कहा जा रहा है क्या कि जो वर्ड है, लेटर है या फिगर है इन फॉर्म GSTR 2 एंड वर्ड फिगर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 87 have been omitted फ्रॉम सब रूल 9। तो सब रूल 9 से इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ओमिट कर दिया गया। क्यों ओमिट कर दिया गया? क्योंकि भाई साहब ये GSTR 2 की एक कल्पनाएं जो थी, जो स्टार्टिंग में आई थी, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी कभी इंपोज हो ही नहीं पाई। और जब ये प्रैक्टिकली कभी इंपोज हो ही नहीं पाया, तो इसको कहा जा रहा है कि भाई साहब इसको लॉ में रख के कोई फायदा है नहीं। तो इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको वहां से आप हटा दो, उड़ा दो। तो बस उड़ाने का काम किया गया और कुछ नहीं है। ये भी एक ओमिशन था जो कि पुराने जमाने का था। ये ओमिशन वो था जब लॉ नया नया बना तो उसके अंदर डाला गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल करवा ही नहीं पाया आज तक, और अब इनको लगता है कि फ्यूचर में एप्लीकेबल होना भी नहीं है, तो इसको यहां से डिलीट मार दिया है, ओमिट कर दिया गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि रिफंड ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड रॉन्गली और इन एक्सेस बाय यूटिलाइजिंग ITC। अब इसको मतलब क्या है, इसको समझो कि आपका टैक्स रिफंड होना है। मतलब क्या हुआ कि सर आपका आउटपुट टैक्स था लेट से 2000 रुपए का, और आपका जो इनपुट टैक्स है वो आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए का लेट से पड़ा हुआ था। आपने इसमें से 2000 रुपए लेस किए और अपना टैक्स पे कर दिया, एक तरीके से जीरो। अब जो टैक्स पे किया है वो आपने कैसे पे किया है? आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अपनी टैक्स की पेमेंट कर दी। ये आपका आउटपुट टैक्स था, उसको आपने जो आपके पास इनपुट था उससे आपने पे कर दिया। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये टैक्स ज्यादा पे कर दिया या गलत पे कर दिया, मतलब सपोज करो ये आउटपुट टैक्स आपका सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का था, आपने 2000 पे कर दिया। तो 2000 जब आपने पे कर दिया तो क्या हुआ कि 2000 में से 2000 लेस हुआ, तो आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो 2000 रुपए से कम हो गया। 10,000 जो थे आपके पास अवेलेबल वो 2000 से कम हो गया और आपके पास अब बैलेंस बचा सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपए का। ठीक है सर। अब आपको पता लगता है कि आपने ये गलती से ज्यादा पे कर दिया, आपका ये 1200 ही था जो आपने 2000 पे कर दिया, और आप ये कहते हो कि सर जी इसको 1200 करके जो मेरा 800 है ना उसको रिफंड कर दो। तो गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन देती है कि सर जी हम रिफंड तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 800 जो आपका एक्सेस गया है वो रिफंड तो होगा, लेकिन वो आपको बैंक में नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपको कैश फॉर्म में या आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो 800 आपने जो पे किया था वो कहां से पे किया था? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो जो ये 800 का डिफरेंस होगा ये वापस आके जोड़ दिया जाएगा। मतलब ये 8000 जो था, इस 8000 में ही इस 800 को ऐड किया जाएगा और ये टोटल आपका 8800 बन जाएगा। मतलब आपको बैंक में रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल सा एक मतलब इसका ये है, यहाँ पे एक सिंपल सा जो पर्पस है वो भी ये है कि सर जी आपने जिस मोड से पेमेंट किया था, जहां से पेमेंट किया था, आप सिंपली मैं कहता हूं कि आपने सपोज करो SBI के कार्ड से पेमेंट किया, कल को अगर कोई रिफंड आएगा आपका ऑर्डर कैंसिल होने के बाद तो वो SBI में ही आएगा, PNB में थोड़ा चला जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब आपने पेमेंट करी है अपनी टैक्स लायबिलिटी की काहे से? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो कल को अगर आपको क्लेम करना है कि आपने ज्यादा पे कर दिया, आपको रिफंड मिल जाए, तो रिफंड भी किसमें मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए भी नहीं थे।
तो वही चीज कहा जा रहा है, a new sub rule 4A has been inserted in rule 86 of the CGST rules to provide that where a registered person has claimed refund claim कर रहा है of any tax that has been paid wrongly or in एक्सेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब कि गलत पे कर दिया या ज्यादा पे कर दिया, कहां से पे किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, और उसका वो रिफंड क्लेम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिफंड मिलेगा। द सेड रिफंड इफ फाउंड एडमिसिबल, अगर लगता है कि वो जो रिफंड वो मांग रहा है वो सच में सही मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिफंड मिलना चाहिए तो मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा, विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब जहां से पे किया गया था वो वहीं मिलेगा, आपको और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो बस ये नए सब रूल के अंदर इस क्लैरिफिकेशन को यहाँ पे डाल दिया गया है कि भाई साहब अगर ऐसी घटना घटेगी तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है सर, ये तो बात होगी पेमेंट ऑफ टैक्स की अमेंडमेंट। अब अगला जो चैप्टर है इसके साथ वो है आपका रिटर्न्स का। रिटर्न्स में भी सेम चीज है, क्या सेम चीज है सर, तो इसके अंदर सबसे पहली बात कर रहा है आपको OIDAR की ही, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा बेस्ड एक्सेस रिट्रीवल, जिसका शॉर्ट फॉर्म था आपका OIDAR सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मतलब क्या हुआ सर कि कई लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आपको भाई लोग एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर ऐड कर दिया गया इसको भी कि जो भी पर्सन सप्लाई कर रहे हैं OIDAR की सर्विसेज तो उसको भी अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 44(1) ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल 81 ऑफ द CGST रूल्स रिक्वायर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न, सभी को एक एनुअल रिटर्न फर्निश करना होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन्हें नहीं करना, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52 ऑफ द CGST एक्ट, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो इन लोगों को नहीं करना होता। इसी के साथ यहाँ पे एडिशन किया गया है OIDAR का। The government has notified the person compulsorily registered under section 24(11) of the CGST Act, read with rule 14 of CGST rules, supplying OIDAR services from place outside India to a place in India other than a registered person as the class of registered person who shall not required to furnish the annual return under section 44(1) of the CGST Act, read with rule 81 of the CGST rules। तो सिंपल सी बात है कि इन लोगों के साथ साथ एक OIDAR वाले पर्सन को भी ऐड कर दिया गया है कि जो इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं उसको अपना एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगला पॉइंट आता है आपका कि भाई साहब 3B जो है ना, GSTR 3B को ट्रीट किया जाएगा एज अ रिटर्न जो कि फर्निश करना होता है आपको सेक्शन नंबर 39 के अंदर। तो इसका सिंपल सा क्रक्स ये है कि सेक्शन नंबर 39 आपको कहता था कि आपको GSTR 3 जो है ये रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, लेकिन ये आज तक कभी भी एप्लीकेबल प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाया। तो अब इसी के अंदर चेंजेस कर दी गई है कि भाई साहब अगर किसी ने GSTR 3 भी फाइल कर दिया तो उसको ही मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन 39 को कंप्लाई कर लिया है और सेक्शन 39 का जो रिटर्न था वो उसने फाइल कर दिया है, ऑल्दो 3 उसने फाइल नहीं किया क्योंकि 3 फाइल आज तक हो ही नहीं पाया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसके ऊपर एक नई चर्चा है, इसको आप और देखो फटाफट से। सेक्शन 39(1) ऑफ द CGST एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ मंथली रिटर्न इन फॉर्म 3B, मतलब इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया था एक मंथली रिटर्न जाएगी जो कि किसमें जाएगी, इन फॉर्म GSTR 3 फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP, कंपोजिशन टैक्स पेयर, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज। मतलब इनके अलावा बाकी सभी लोगों को GSTR 3 फाइल करने की जरूरत थी, लेकिन किंतु परंतु बंधु फाइलिंग ऑफ GSTR 3 हैज बीन डेफर्ड बाय द GST काउंसिल। GST काउंसिल ने क्या कर दिया, इसको डेफर कर दिया कि फिलहाल इसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ रूल 61(5) of the CGST rules provided that where the time limit for furnishing the details in GSTR 1 under section 37 has been extended and circumstances so warrant, the commissioner may by notification specify the manner and conditions subject to which the return shall be furnished in form GSTR 3B. The said rules has been amended। इस रूल को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। कैसे किया गया है, रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, मतलब जब से GST आया तब से इसको अमेंड कर दिया गया टू स्पेसिफाई दैट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B is the return under section 39(1) and that where a return in GSTR 3B is furnished by a person then such person shall not be required to furnish the return in GSTR form 3। मतलब कि जिसने 3B अपना फर्निश कर दिया है उसको GSTR 3 फर्निश करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप की अमेंडमेंट को बेसिकली हटा दिया गया है कि 39(1) बात करता था GSTR 3 की रिटर्न की जो कि मंथली फाइल करना होता है, लेकिन अगर किसी ने GSTR 3 भी अपना फर्निश किया है मंथली तो उस केस में मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन नंबर 1 को कंप्लाई कर लिया है और उसको अलग से फॉर्म GSTR 3 जो कि ना फाइल कभी हुआ ना पता नहीं हो पाएगा उसको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहां पे उसके इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये दो बातें थी आपके रिटर्न से रिगार्डिंग जिसको आपको यहाँ पे चर्चा में शामिल कर दिया गया है एंड दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ योर GST एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। ठीक है सर,
तो कुल मिला के आपको जितने भी चैप्टर्स थे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा, चैप्टर नंबर 3 देखा, 4 देखा, उसके बाद आपने 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा, 9 देखा, 10 देखा। तो आपकी पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो थी, तीसरी थी, चौथी थी, पांचवी थी, छठी थी और ये 7वीं वीडियो थी, जिसके अंदर आपको कुल मिला के 7 पार्ट्स के अंदर इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट को पार्ट बाय पार्ट कन्वर्ट कराया गया, कवर कराया गया एंड बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखने की कोशिश की गई है। काफी स्पीड में भी इसको कवर कराया गया है। जिनको स्पीड लगा वो आराम से इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद आपको जो ये कंपाइलेशन एक इसका प्रोवाइड होगा, जिसके अंदर इन सभी पार्ट्स को एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज द कंपाइलेशन 1, जिसके थ्रू आप एक साथ रिवीजन कर सकते हैं और वो आपने अगर एक बार पढ़ रखा होगा तो उसमें आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपको हाईलाइटेड पोर्शन भी मिल जाएगा और आपको ये नोट्स आपको रेफर करने में आसानी होगी। अगर आप वीडियो देखते रहोगे उस टाइम पे भी अगर इसको अपने साथ में रखोगे, प्रिंट आउट रखोगे तो थोड़ी सी आसानी आपको फील होगी जब आप इस वीडियो को समझोगे, इसके सारे कंटेंट को देखोगे। चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर योर इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम। मिलते हैं आपसे किसी नए पार्ट में अंदर किसी नई चर्चाओं के साथ और बाकी जो भी कंटेंट है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट चीजें होती हैं, अगर मैं बात करूं आपकी लॉ की, कंपनी लॉ की, जितनी भी लॉ है, कंपनी लॉ के कंपनी और जितने भी आपके अदर लॉ हैं, अलाइड लॉज हैं, वो सारे के सारे आपको कंटेंट आराम से मस्त तरीके से अवेलेबल कराए हुए हैं आपके प्लेलिस्ट के अंदर। काफी सारे आपके अकाउंट्स के जो कंटेंट है वो भी आपके पास अवेलेबल है, काफी सारे आपके कॉस्टिंग के कंटेंट है, एफएम के कंटेंट है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ये तो पूरा 100% है, ये 100% नहीं है, बट काफी हद तक रेलेवेंट चीजें जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और अमेंडमेंट जो पार्ट है वो ऑब्वियसली हमने डायरेक्ट टैक्स का भी कंप्लीट किया है, आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो और आईडीटी का भी आपका यहाँ पे जाके पूरा का पूरा ये खत्म हो गया है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन जुड़ते रहें और लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, आपको भी दुआएं मिले, मुझे भी मिले और उनसे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।